विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे थे, तो जिसमें देखिए उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पढ़ा गया था। तो ये सब आप देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहा है कुछ इसमें से हमको। तो देखिए कि कभी कभी परिभाषा से भी कोई प्रश्न बन जाता है, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं, है ना, तो स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। वर्गीय व्यंजन इन्हें कहते हैं, ये तो पता ही है। फिर आगे देखिए कि अंतस्थ व्यंजन में क्या है कि इसमें मुखांग पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं, बल्कि आंशिक स्पर्श करते हैं, मतलब थोड़ा ही स्पर्श करते हैं, है ना। तो इसमें आपके ये आते हैं, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए जो ऊष्म व्यंजन है, तो ये तो पता ही है कि ऊष्म व्यंजन आपका तीनों सा और हा है। तो इनका जो उच्चारण करते समय कंठ क्या होता है, संकीर्ण हो जाता है और वायु घर्षण के कारण बाहर निकलती है। तो अतः इसे ऊष्म व्यंजन कहा गया है। जब घर्षण होता है तो वायु जो होती है वो ऊष्म होकर बाहर आती है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। और संघर्षी व्यंजन आपके वही ये तीनों सा और हाँ है। तो इसको संघर्षी इसलिए कहा गया है कि मुख के दो अवयवों के निकट आने से एवं दोनों के बीच में घर्षण होने के कारण ये उच्चारित होते हैं, इसीलिए इसको संघर्षी कहा गया है। तो इसको आप देख रहे हैं, इसके साथ में थोड़ा सा और देखिए। अब देखिए आपको स्पर्शी व्यंजन पता ही है। अब स्पर्श संघर्षी देखिए कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुखांग परस्पर स्पर्श भी करते हैं और तथा मुख से बाहर निकलने वाली जो हवा होती है वो संघर्ष के जो हवा होती है वो संघर्ष का सामना उसे करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्पर्श संघर्षी कहा गया है। और इनकी संख्या तो आपको पता ही है, चा छा जा झइयाँ। उसके बाद देखिए प्रकंपित या लुंठित, आप अगली क्लास में पढ़ चुके हो। प्र अर्थात ज़्यादा, कंप अर्थात कंपन और इत मतलब युक्त, ज़्यादा कंपन से युक्त। और लुंठा, ये जो लुंठित है, ये लुंठा शब्द में इत प्रत्यय जुड़कर बना हुआ है लुंठित। इसका अर्थ होता है मोड़ या बलन। तो वह ध्वनि जिसके उच्चारण में जिह्वा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ये आपका रा होता है, ये भी आप देखे थे। और पार्श्विक जो था उसको भी आप देख चुके हो कि पार्श्व प्लस इक से बना है। पार्श्व का अर्थ होता है बगल या किनारा, पार्श्व का, और इक अर्थात युक्त, अर्थात ला का उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो जिह्वा के दोनों पार्श्व अर्थात बगल से बाहर निकलती है। अतः ला जो आपका है ये क्या है, पार्श्विक है। उसके बाद उत्क्षिप्त देखिए, इसी को ताड़नजात भी कहा जाता है। तो उत्क्षिप्त जो शब्द बना है उत प्लस क्षिप्त से बना है, इसका अर्थ होता है ऊपर उठना और क्षिप्त का शीघ्रता से फिर नीचे गिरना। तो इसमें आपके अढ़ा और अढ़ा दो व्यंजन आते हैं, अढ़ा और अढ़ा। तो इसी को ताड़नजात भी इसलिए कहा गया है कि इसकी ध्वनि जो है वो बीड़ा के छूकर छोड़े गए तार की तरह होती है, तो इसीलिए इसको ताड़नजात कहा गया है। और इनसे कभी शब्दों की शुरुआत नहीं होती है, यह भी ध्यान रखिएगा कि जो ये दुगुण व्यंजन हैं ये शब्दों के शुरुआत में नहीं आते हैं। और इनके उच्चारण में जो जिह्वा होती है वो ऊपर उठकर शीघ्रता से नीचे गिरती है। इसी के साथ हिंदी वर्णमाला के बारे में कुछ विशेष तथ्य और देख लीजिए कि ये जो आ है ये अंग्रेजी से आगत स्वर है, इसे गृहीत स्वर या मेहमान स्वर भी कहते हैं। और का, खा, गा, जा, फा के आगे जब नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया है तो ये फारसी से आगत व्यंजन माना गया है। और देखिए कि एक ही व्यंजन का जब दो बार मतलब दो बार आना क्या कहलाता है, द्वित्व कहलाता है ना। उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं जब एक ही व्यंजन दो बार आ जाए। जैसे यहाँ देखिए दिल्ली में ला दो बार आया है, और सच्चा में चा दो बार आया है, पक्का में
ये का 2 बार आया है। उसी प्रकार उज्ज्वल में जा 2 बार आया है, बच्चा में चा 2 बार आया है, कुत्ता में, तो ये द्वित्व है। और इसी की जगह पर अगर जब 2 अलग अलग व्यंजन एक स्वर के सहारे आते हैं, बोले जाते हैं, तब उसको संयुक्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे ये का हो गया और या, है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये संयुक्त हो जाता है। लेकिन एक ही व्यंजन का जब द्वित्व होता है तो उसको क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और ये आपका संयुक्त हो जाएगा। देखिए कुछ वर्ण संयोग, देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ये बहुत पूछा जाता है कि छा जो संयुक्त वर्ण है ये किन 2 व्यंजनों के योग से बना हुआ है। तो देखिए का और मूर्धा सा के योग से बना हुआ, उसी प्रकार जो ये त्रा है ता और रा के योग से है। अच्छा, अब इसी में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसको एक तरह से और तोड़ा जाता है। अब इसी सा में हम हलंत लगाकर आ लिख देते हैं, तब भी ये विकल्प सही माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये का रहे, फिर उसके बाद क्या रहे, नहीं ये मूर्धा सा हो जाएगा, का के बाद में ये आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा सा हो जाएगा, फिर हलंत रहे और तब जाके आ रहेगा, तो तब भी ये सही माना जाएगा। इस तरह से भी तोड़ने पर भी सही है और इस तरह से भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए कि जो ज्ञा है ये कैसे बना हुआ है, जा प्लस इया के, इसीलिए कुछ विद्वान अब इसका ज्ञा नहीं ज्या उच्चारण करने लगे हैं। ज्या, इसका उच्चारण ज्या करते हैं। तो देखिए कि ये जो स्रा भी बहुत पूछा जाता है। स्रा ये तालव्य सा और रा के योग से बना हुआ है। और ये जो श्रृंगार में जो श्री रहता है ये तालव्य सा और री रहता है। लोग इसको बहुत अशुद्ध लिखते हैं, इसको री की जगह स्रा लगा देते हैं, फिर नीचे री भी लगा देते हैं। तो इसको जब हम लोग वर्तनी पढ़ेंगे तो वहाँ और विशेष रूप से देखा जाएगा। यहाँ तो सिर्फ वर्ण संयोग है, आप थोड़ा देख लीजिए। देखिए दा और या जब संयुक्त होते हैं तो इस प्रकार से हो जाते हैं, और हा और ना जब संयुक्त होते हैं तो इस प्रकार से हो जाते हैं। अब ये हा हलंत है, ना पूरा है, लेकिन देखने में कैसे लगता है कि आपको हा पूरा दिखता है, ना आधा दिखता है, और लोग इसको यही समझते भी हैं, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो वही यहाँ बस आँखों का धोखा है। बस हा जो दिख रहा है वो है नहीं, बल्कि वो आधा है और इसमें ना पूरा है, मतलब स्वरयुक्त है। उसी तरह देखिए टा और रा जब संयुक्त हो रहे हैं, टा और रा, तो देखो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जो गोल व्यंजन हमारे हैं, रा को लेकर जो 9 गोल व्यंजन हैं, तो उनको जो लिखने का सही तरीका है तो हलंत लगा के लिखा जाता है। तो एक तो इसमें से आपका हलंत हो जाता है, और एक जो इधर लगा हुआ है ये आपका पदेनरा हो जाता है। पदेनरा जो ये पैर में लगता है, पदेनरा है ना, और रेफरा जो ये होता है। तो ये एक पदेन रा है ये, और एक हलंत है। तो टा और रा जब संयुक्त हुए हैं तो ऐसे हो गए। उसी प्रकार डा और रा संयुक्त होकर इस प्रकार इनका रूप ऐसे बन जाता है। तो ये कोई रा का रूप नहीं है, ये वही एक हलंत है, एक ये रा है। उसके बाद देखिए कि ये रा में जब उ संयुक्त होता है तो ऐसे रहेगा, घुंडी नहीं रहेगी, इस प्रकार रहेगा, है ना। और जब बड़ा उ संयुक्त होगा तो ऐसे घुंडी बन जाएगी। देखो रा में जब छोटा उ रहेगा तो ऐसे रहता है, और जब बड़ा उ रहेगा तो यहाँ ऐसे घुंडी बन जाती है। और उसी प्रकार देखिए कि जो सा दिया गया है, सा और रा जब संयुक्त होते हैं तो इस प्रकार ऐसे हो जाते हैं। और वा और रा संयुक्त होकर इस प्रकार, वा में री जब संयुक्त होती है तो इस प्रकार। और देख लीजिए कि जो ये री स्वर है ना, ये भी पूर्णता योग नहीं करता है, ये भी री भी पूर्णता योग नहीं करता है, ऐसे रहता है। तो इसीलिए इसे भी अयोगवाह स्वर कह सकते हैं। तो यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, ये सब बाकी जानकारी के लिए है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में।